नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तुम मुझे राहुल कहला रही हो। जी हाँ, ये नए राहुल है, या यूं कहें राहुल गांधी का ये नया अंदाज है। अब राहुल गांधी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी चैप्टर 2 का खुलासा कर रहे थे, उसके बाद उनका एक ट्वीट आता है, यानी एक्स पर मैसेज आता है। उनकी सभी सोशल मीडिया साइट पर एक मैसेज आता है जिसमें वो लिखते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। जय हिंद। युवा स्टूडेंट हमेशा से नेताओं के भाषणों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पहली बार है भारत में किसी नेता ने जेनजी का जिक्र किया है। और जब से राहुल गांधी ने जेनजी का जिक्र किया है, तब से इस देश में राजनीति में एक उथल पुथल सी मच गई है। खास करके बीजेपी की राजनीति में बहुत बदहवासी जैसे हालात इस वक्त हैं, क्योंकि जेनजी ने नेपाल में क्या कर दिखाया, जेनजी ने या यूं कहे युवाओं ने बांग्लादेश में क्या कर दिखाया, ये खतरे की घंटी पहले ही इस देश की सरकार के लिए बज चुकी थी। अब जब पर्टिकुलर नेपाल में एक, जैसे बांग्लादेश में युवाओं ने तख्ता पलट किया, समझ में आया। नेपाल में बाकायदा एक एज ग्रुप हाईलाइट हुआ जिसे जेनजी कहा जाता है। अब जब एक एक ग्रुप हाईलाइट होता है तो टेंशन तो बढ़ती है। सत्ता में, मैंने पहले भी कहा था कि पूरे दुनिया में जो भी सत्ता में बैठे हैं उनके लिए दो चीजें नेपाल से बहुत बड़ा संदेश लेके आई है, खतरे की घंटी लेके आई है। एक है सोशल मीडिया का बढ़ता इन्फ्लुएंस, और दूसरा है जेनजी, युवाओं का। जेनजी कह लो या जेन वाई कह लो, दोनों को मिला लें तो बहुत खतरनाक संकेत है सत्ता में बैठे हर पार्टी के लिए, चाहे दुनिया के किसी भी देश की हो। तो भारत में तो 11 साल से एक ही पार्टी सत्ता में बैठी है, और 11 साल से इस देश के युवाओं को मिला क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, युवा जानते हैं। पहले राम मंदिर हिंदुत्व की घुट्टी पिलाई गई, काफी चला। उसके बाद देशभक्ति की घुट्टी पिलाई गई, लेकिन हर घुट्टी का असर वक्त के साथ कम होता है। भारत में भी वो असर कम हो रहा है, और आज देश का युवा, देश के किसी भी राज्य में आप नजर दौड़ाए, सड़क पर मिलता है, रोजगार की बात करता है, महंगाई की बात करता है, पेपर लीक की बात करता है, अपने सुनहरे भविष्य की बात करता है, सरकार की योजनाओं की बात करता है। अब ऐसे में अगर एक नेता जो खड़ा है सरकार के पूरे तंत्र के खिलाफ, क्योंकि तंत्र में इसलिए कह रहा हूं कि जितना भी अभी तक इस देश में दिख रहा है, चाहे वो लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो सारे तंत्र सरकार के आगे नतमस्तक मिलते हैं। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे वो जांच एजेंसीज हो, चाहे चुनाव आयोग हो, और काफी हद तक जुडिशरी भी, एक लेवल तक। अब जब इतना पूरा तंत्र सरकार के साथ खड़ा, उसके बावजूद एक शख्स जो कंपैरेटिवली राजनीति, वैसे अगर आम जिंदगी में आप देखोगे तो उसे हम युवा नहीं कह सकते, लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली जो और इस वक्त सत्ता में बैठे हैं उनसे उम्र में कम है, तो उन्हें युवा कह दिया जाता है। जब वो खड़ा होता है, आवाज उठा रहा है, तंत्र के खिलाफ लड़ रहा है, और वो जेनजी का आह्वान करता है, युवाओं का आह्वान करता है, स्टूडेंट का आह्वान करता है, तो सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के लिए खतरे की घंटी तो बजनी तय है, बदहवासी होना तय है। इसीलिए कल से लेकर राहुल गांधी ने सवाल चुनाव आयोग पे उठाए, सवाल चुनाव आयोग जो है उसको, चुनाव आयोग को लेकर खड़े किए, लेकिन जवाब बीजेपी दे रही है। उस बीजेपी को जवाब देने की क्या जरूरत है, जिसका नाम भी राहुल गांधी ने नहीं लिया, जिसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। लेकिन कभी अनुराग ठाकुर, तो कभी रविशंकर प्रसाद, तो कभी निशिकांत दुबे, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसका मतलब ये डर है कहीं इस देश में
उस तरह का मोबिलाइजेशन ना हो जाए जिस तरह से अपने पड़ोस में हुआ है। हालांकि एक बात तय है, भारत में वो नहीं हो सकता जो नेपाल में और बांग्लादेश में या श्रीलंका में हुआ, क्योंकि हमारा लोकतंत्र उनके मुकाबले हजारों गुना ज्यादा मजबूत है। इस लोकतंत्र में वो चीजें नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक चेहरा, एक लीडर अपने पीछे इस जनरेशन को खड़ा करने में कामयाब हो गया तो सत्ता तो पलटेगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के राहुल गांधी देश के युवा और खास करके जेन जी को याद कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। अब ये समझना भी जरूरी है कि देश में ये जेन जी या जेन वाई है क्या और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी कि राहुल गांधी इनको याद कर रहे हैं। तो देखिए, पहले हम जेन जी की बात कर रहे थे क्योंकि जेन जी का जिक्र इस वक्त अभी दुनिया में ज्यादा चल रहा है नेपाल के बाद। ये जेन जी जनरेशन उसको कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच की पैदाइश है। यानी कि आप ये समझ के चलिए तकरीबन 13 साल से लेकर 14 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक के। 97 में जो पैदा हुआ आज की डेट में 27-28 साल का है, जिसके सपने सबसे बड़े बड़े होते हैं। इस वक्त रियलिटी से दूर होता है हालांकि, लेकिन सपने बहुत बड़े होते हैं। और 2012 में जो पैदा हुआ, 2012, 11, 10 में, वो इस वक्त 13-14 साल की उम्र के हैं, 15 साल की उम्र में है, यानी टीन एज में है। और ये सपने देखने की शुरुआत की एज होती है, इसलिए इन्हें जेन जी कहा जाता है। नेपाल में इसी जेन जी ने जो भी किया वो आपके सामने है। भारत में इस वक्त कहा यह जाता है कि जेन जी की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा जेन जी अगर कहीं है वो भारत में है। भारत में इस वक्त 374 मिलियन यानी 37 करोड़ जेन जी हैं, 37 करोड़ जेन जी। अब इस 37 करोड़ में से अगर हम मान लीजिए कि भाई 18 से कम के तो वोटर हो नहीं सकते, तो राहुल गांधी क्या उनसे उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जब एक आवाज एक साथ मिलकर देने के लिए तो वो भी काफी है। पर अगर फिर भी वोटर के उस पर माने तो अगर 18 से 25 के बीच के अगर माने इस 37 करोड़ में से अगर आधे भी हैं, 18 करोड़ भी है, 19 करोड़ भी है, तो 19 करोड़ युवा मतदाता बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा जेन जी। और मजे की बात है, सबसे ज्यादा इस देश में जेन जी पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो बिहार में है। बिहार में 32.7% जेन जी है। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, तीसरे नंबर पे झारखंड, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पे राजस्थान। यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर को हटा दें तो बाकी चारों राज्यों में बीजेपी का सब कुछ दांव पर है। कांग्रेस झारखंड में भी छोटी पार्टी है, बिहार में भी छोटी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में भी छोटी पार्टी है, राजस्थान में मुकाबले की है, लेकिन बाकी सब जगह छोटी पार्टी है। यहां किसका ज्यादा दांव पर है? ज्यादा दांव पर है बीजेपी का, क्योंकि मैंने कहा 374 मिलियन। अब आप डेमोग्राफी अगर आप भारत की देखेंगे तो उसके लिए फिर पॉपुलेशन के हिसाब से हम बात करते हैं ना कि इस देश में युवा पॉपुलेशन है, युवा बहुत ज्यादा है। उन युवाओं में फिर एक जनरेशन और आती है जिसको कहा जाता है मिलेनियल या जनरेशन वाई। अब ये जनरेशन वाई होती है 1981 से 1996 के बीच। 1981 से 1996 जनरेशन वाई और 1997 से 2012 के बीच जेन जी यानी जनरेशन जेड। तो अगर जनरेशन वाई, जेन वाई की बात करें तो जेन वाई की इस वक्त भारत में 440 मिलियन, 44 करोड़ पॉपुलेशन है। अब ये जाहिर सी बात है, जेन वाई तो सारे जितना भी जेन वाई है सब वोटर होगा।
44 करोड़ वोटर जेन वाई का है, मिलेनियल का है, जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए हैं। अब अगर आप 1900 जेन वाई जेन एक्स को मिला लें, यानी 1981 से 2012 के बीच की जनरेशन को मिला लें, तो ये पॉपुलेशन हो जाती है तकरीबन 77 करोड़ 7 लाख के आसपास, तकरीबन 78 करोड़ पॉपुलेशन हो जाती है। अब इस 78 करोड़ में से अगर आप 18 से कम के 18 करोड़ निकाल भी लो तो 60 करोड़ वोट होते हैं, 60 करोड़ वोट। इन्हीं 60 करोड़ वोट को राहुल गांधी अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें, भारत में 2015 का ही ये डाटा है, तो तकरीबन 64.4% पॉपुलेशन भारत की 15 से 59 साल के बीच की है, 15 से 59 साल के बीच की है। चलिए अगर अब इसे हम नहीं भी मानते, वो जो 60 करोड़ वोट जेन वाई जेन जी का बनता है, राहुल गांधी ने यूं हवा में ही जिक्र नहीं कर दिया जेन जी को, यूं ही हवा में देश के युवाओं का आह्वान नहीं कर रहे। बहुत सोचे समझे तरीके से ही बात की जा रही, क्योंकि जेन जी ही है या जेन वाई है जो इस वक्त देश की सड़कों में आपको मिलता है, देश की सड़कों पर खड़ा मिल रहा है। बदले में उसे मिलता क्या है? उसे मिलते हैं डंडे। जो जनरेशन कभी हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ खड़ी दिखी, कभी देशभक्ति के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, जब वो अपने हक के लिए खड़ी होने लगी तो उसे आजकल हर जगह क्या मिल रहा है? उसको मिल रहे हैं डंडे। और उसी चीज को एक दिशा देना चाहते हैं राहुल गांधी। और इस देश में लोकतंत्र ने सबसे बड़ा हक हमें, आपको, युवाओं को जो दिया है, वो है आपके वोट का हक। देश का युवा जो सबसे ज्यादा तादाद में इस देश में है, वो अपने इस हक के जरिए अपने पसंद की सरकार चुन सकता है, ताकि वो उसके हिसाब से काम करे। लेकिन अगर उसका वोट चोरी हो रहा है तो फिर ये उस तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी करें। जैसे उन्होंने कल कहा भी था कि ये मेरा काम नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बावजूद, लेकिन जिनका ये काम है वो नहीं कर रहे, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब ये बात अगर युवाओं तक पहुंच रही है, युवा इससे साथ जुड़ रहे हैं, इसी का उदाहरण है कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को पीछे छोड़ रही है। और ये सब चीजें मिला के बीजेपी की बदहवासी दिख भी रही है। इसलिए अमित शाह भरे मंच से जब पूछते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का मकसद क्या था, तो वो जवाब सुन के जरा वो भी अटपटा जाते हैं। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका, बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। बड़े सिस्टमेटिकली किस तरह से राहुल गांधी ने अपने आप को देश के युवाओं और ये जेन जी जेन वाई के साथ जोड़ने की कोशिश की है, ये भी ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगी। वो राहुल गांधी जो कभी अपने लुक्स को लेकर चर्चा में नहीं रहे, कभी लंबी दाढ़ी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसके बाद दाढ़ी काटी भी तो थोड़ी सी अटपटे ढंग से काटी हुई दाढ़ी, और अजीब सी एक पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। लेकिन जब से उन्होंने जेन जी पर ध्यान देना शुरू किया, जेन वाई पर ध्यान देना शुरू किया, आप ध्यान से देखिए राहुल गांधी की लुक, जो राहुल गांधी का जो एक लुक है, जो वो है पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत बदलाव आपको नजर आया होगा। बेतरतीब ढंग से कटने वाली दाढ़ी अब बहुत सलीके से कटी हुई दिखती है। राहुल गांधी युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि युवाओं के साथ कनेक्ट करने के लिए युवाओं के बीच जाना पड़ता है, युवाओं जैसा दिखना पड़ता है, इसलिए वो सिर पे कैप भी पहनते हैं, युवाओं के साथ संवाद करते हैं, कहते हैं तुम मुझे राहुल कह रही हो तो अच्छा लग रहा है। वो जानते हैं कि युवा आइडलाइज करते हैं, इसलिए राहुल गांधी अपने फिटनेस को लेकर पूरा ध्यान रखते हैं और अपनी फिटनेस को बार बार साबित भी करते हैं और उसके वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं। जहां मोदी जी आपको अपने
फोटोग्राफी के शौक, कभी चीतों को देखने की फोटोग्राफी, कभी स्कूबा डाइविंग वो करने की, कभी पेड़ लगाने के, या कभी दूसरी तरह के शौक के फोटोज डालते हैं, वहाँ राहुल गांधी उन सब से दूर रह के फिजिकल फिटनेस और खेलों वाले वीडियोज, अपने पर्सनल वीडियोज ज़्यादा डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये फिल्मी हीरो इमेज पर्दे पर ही अच्छी लगती है। एक नेता को अगर कनेक्ट करना है युवाओं से, तो युवाओं का जो एक कनेक्शन होता है या युवा जिस चीज़ को पसंद करते हैं, उस चीज़ में आप दक्ष हैं, ये उनको दिखाना पड़ेगा। आज आप कोई सर्वे करवा लीजिए, युवाओं के बीच करा लीजिए, पूरे देश में पूछिए एक सवाल कि आपके हिसाब से सबसे फिट, फिजिकली फिट पॉलिटिशियन कौन है, तो मैं गारंटी देता हूं कि देश के 99% युवा राहुल गांधी का नाम लेंगे। आप सर्वे करा लीजिए इस देश में युवाओं के बीच में कि कौन सा नेता ऐसा आपको लगता है जो स्पोर्ट्स में एक्सेल करता है, जो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, राहुल गांधी का नाम उसमें आएगा। ये अलग बात है कि लफाजी में और भाषण की कला में शायद वो ना उतने नंबर हासिल करे, लेकिन जो युवाओं को एक लुक अच्छी लगती है, उसमें हर खाने में राहुल गांधी टिक पाए जाएंगे। तो ये बड़े स्ट्रेटेजिकली जो है राहुल गांधी ने इस चीज पे काम किया है। अब बीजेपी की जो बदहवासी की बात कर रहा था मैं, उसमें मैंने आपको बताया कि कल किस तरह से आनन फानन में अनुराग ठाकुर को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेजा गया। आपने कभी इस पे सोचा अनुराग ठाकुर को क्यों अक्सर राहुल गांधी के खिलाफ अनुराग ठाकुर या किरण रिजिजू को भेजा जाता है? उसकी वजह यही जनरेशन है, जेन एक्स, जेन वाई और जेन जेड। आप देखिए राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी है, राहुल गांधी का जो युवाओं के साथ कनेक्शन है, उसके मुकाबले में बीजेपी के पास उस तरह के दो ही चेहरे दिखते हैं। एक अनुराग ठाकुर जो तकरीबन राहुल गांधी की उम्र के आसपास के ही हैं, दूसरे किरण रिजिजू, वो भी उसी उम्र के आसपास है। अनुराग ठाकुर क्रिकेट से जुड़े हैं और किरण रिजिजू भी कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। देखने में भी अनुराग ठाकुर भी हैंडसम है, किरण रिजिजू भी हैंडसम है, इसलिए उन्हें राहुल गांधी के बराबर खड़ा करने की बीजेपी कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है जब इस जनरेशन को एड्रेस करने की बात आती है तो वहां ना मोदी फिट होते हैं, ना अमित शाह फिट होते हैं, योगी तो बिल्कुल ही फिट नहीं होते, क्योंकि इस देश की युवा जनरेशन अब फ्यूचर के सपने देख रही है, फ्यूचर की बात करती है। तो खैर ये तो थी वजहें अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू को बलि का बकरा बनाने की। लेकिन जो मैं बात कांग्रेस की बोल रहा था करने के, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस की बात मैं सुबह के वीडियो में करूंगा। सुबह का वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल क्योंकि काफी लंबा वीडियो होगा, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मुझे भी दीजिए इजाजत। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपके एक लाइक से बहुत मदद मिलती है। ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से एक बार आप सबसे तहे दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।